Hello student, today we explain a next chapter class 12th biology human health and disease. ठीक, human health and disease. Human health and disease. ये आपका चैप्टर बेटा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद जो यूनिट है उसमें इंक्लूड है। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना है एंड थर्ड आपका है स्ट्रेटजीज से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन वो शायद सिलेबस में कट कर दिया गया है। 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया गया उसमें वो इंक्लूड है। तो हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने, माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आपका जो नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इस चैप्टर को आज कवर करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इसमें आपको कुछ बेसिक हेडिंग्स पढ़नी होगी, जैसे हेल्थ। आपको पता है हेल्थ आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में या लोअर क्लास में पहले ही पढ़ लिया होगा कि हेल्थ अगर कोई पर्सन फिजिकली मेंटली एंड सोशली अगर वो इन तीनों कंडीशन से फिट होता है, इसका मतलब उसका हेल्थ परफेक्ट है। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, मेंटली मतलब मानसिक रूप से, और सोशली मतलब सामाजिक रूप से। फिजिकली इन द सेंस क्या है, उसके हाथ पैर बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करते हो। मेंटली मतलब क्या है, उसका दिमाग सारी मतलब मानसिक रूप से सोचने की क्षमता, क्या सही है क्या गलत ये डिसीजन ले सकता है। एंड थर्ड वन सोशली, सामाजिक रूप से। तो सामाजिक रूप से मतलब उसकी आदतें खराब ना हो, वो स्मोकिंग ना करता हो, ड्रिंक ना करता हो, कोई ऐसी गलत बिहेवियर ना हो उसका, ये सब सोशली में आता है। ठीक, तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया उसके फुलफिल है, फिट है, इसका मतलब उसका हेल्थ परफेक्ट है। तो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी, आप बुक से डेफिनेशन देख लीजिएगा। लिखी यही है कि कोई पर्सन अगर इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसका मतलब उसका हेल्थ परफेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिजीज। डिजीज में आपको पता है अगर कोई बॉडी ऑर्गन, एनी बॉडी ऑर्गन परफॉर्म इम्प्रॉपर फंक्शन मतलब ये प्रॉपर फंक्शन ना शो करता हो, इसका मतलब हम कह सकते हैं उस पर्सन को कोई ना कोई बीमारी जरूर है। तो आप इसके आगे इंक्लूड कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, अदरवाइज आपकी बुक में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये कह सकते हो कि किसी भी बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी ऑर्गन्स में अगर कोई ऑर्गन इम्प्रॉपर फंक्शन शो करता है, उसका सही से फंक्शन नहीं शो रहा है, इसका मतलब उस पर्सन को कोई ना कोई डिजीज है। क्लियर? ये हो गई डिजीज। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है, इसको आप पॉज करके जैसा चाहिए नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि हेल्दी और डिजीज फ्री, इसमें क्या फर्क होता है बेटा? बहुत ध्यान से समझिएगा, हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या फर्क होगा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। हेल्दी मतलब क्या है कि वो उसका हेल्थ बहुत परफेक्ट है, फिजिकली मेंटली एंड सोशली वो फिट होगा। डिजीज फ्री मतलब क्या है, उसको कोई डिजीज नहीं है, नो डिजीज। बट हेल्दी में ये श्योर नहीं है कि उसका हेल्थ, वैसे हेल्दी में आपका क्या है कि हेल्दी के केस में और डिजीज फ्री के केस में इसमें क्या है कि इसका फिजिकली मेंटली एंड सोशली ये पूरी तरह से फिट होगा, हेल्दी होगा। लेकिन डिजीज़ फ्री में क्या है बेटा कि इसके पास, इसकी बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि इसका हेल्थ बहुत परफेक्ट होगा। हो सकता है इसका BMI बहुत कम आ जाए, ये बहुत हो सकता है बहुत दुबला पतला हो, हेल्थ फिजिकली फिट ना हो, डिजीज़ नहीं है, बॉडी फिट है, दिमाग मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। लेकिन एक होता है ना बॉडी मास इंडेक्स, वेट साइज के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए, हो सकता है वो ना हो। ठीक, तो यहाँ पे कहना मुश्किल है कि इसका हेल्थ बहुत परफेक्ट होगा।
जैसे आप कुछ लोग देखते हो कि आप देखने के बाद कहते हो बहुत दुबले पतले हैं, इसका मतलब कोई फूड खाते वो सूट नहीं कर रहा है, भोजन यानी बॉडी में फूड लग नहीं रहा है, इसका मतलब उसका हेल्थ परफेक्ट नहीं है, जबकि बॉडी एकदम फिट है, कहीं से ना उसको कोई बीमारी है ना कुछ है, लेकिन जो खाता है उसके बाद भी उसकी बॉडी फिट नहीं हो पा रही है, बहुत हेल्दी नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में यहाँ कह पाना मुश्किल है कि उसका हेल्थ परफेक्ट होगा, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं उसका हेल्थ भी परफेक्ट है और डिजीज़ नहीं तभी तो हेल्दी है, ठीक। लेकिन हम यहाँ नहीं कह सकते कि उसका हेल्थ बहुत परफेक्ट होगा, हो सकता बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो, क्योंकि आपको पता है एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, वो एज पे डिपेंड करता है कितनी एज पे कितना होना चाहिए, ठीक। कब आपकी ओबेसिटी हो स्टार्ट हो, अगर BMI इतनी आ रही तो ओबेसिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये 2 टर्म्स आपसे पूछी जाती हैं, ऐसा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए ज़रा, अगर हम बात करें बेटा डिजीज़ की, तो आपको पता है स्टडी ऑफ जो डिजीज़ होता है, स्टडी ऑफ डिजीज़ स्टडी ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी, स्टडी ऑफ cause and spread of disease, spread of disease called etiology। क्लियर, इसको आप नोट कर सकते हो कि एपिडेमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिजीज होता है, और डिजीज किस कारण कॉज हुई ये पता चल जाए, और ये एक से दूसरे को ट्रांसफर होगी या नहीं होगी ये कंफर्म हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या है बेटा, इटियोलॉजी। आपने यहाँ तक स्टडी कर लिया, केवल आपने डिजीज़ की स्टडी किया है, किस कारण कॉज हुई, किसी से ट्रांसफ़र होके आई थी या आपसे ट्रांसफ़र हो जाएगी वो नहीं पता है, इसका मतलब आपने केवल डिजीज़ के बारे में जाना, वो एपिडेमोलॉजी होता है। क्लियर, तो 2 पॉइंट हुए, स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड स्टडी ऑफ कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़, ठीक। अब हम डिजीज़ को क्लासीफाई करते हैं, किस कैटेगरी के बिहाफ पे डिजीज़ को क्लासीफाई कर दिया गया वो ज़रा समझते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। डिजीज़ डिवाइड होता है 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका कम्युनिकेबल, चलिए मैं इन्फेक्शियस लिख दे रहा हूँ, इन्फेक्शियस डिजीज। एक होता है बेटा नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज। एक होता है बेटा आपका कॉन्जेनाइटल डिजीज। ठीक, तो इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस और कॉन्जेनाइटल, ये 3 डिजीज होती है बेटा, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसे आप बोलते हो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और कॉन्जेनाइटल डिजीज। 3 कैटेगरी में आपने डिवाइड कर दिया, जैसा आप नाम देना चाहो नाम दे सकते हो। इसे कम्युनिकेबल भी कहते हैं, इसे नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं, उसे कॉन्जेनाइटल कहते हैं। चलिए, इन्फेक्शियस में क्या होगा, डिजीज कैन बी ट्रांसफर from one person to another। एक पर्सन से अगर दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होती है तब उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा आपका, टीबी एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है, एड्स, टाइफाइड ये भी ट्रांसफ़र होता है बाई कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ट्रांसफ़र होता है, मीडियम कोई भी हो ट्रांसफ़र होता है। ठीक, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, ये सारी बीमारियां किस में होंगी, ETC आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी कई बीमारियां होंगी जो कम्युनिकेबल में इंक्लूडेड है। क्लियर, नॉन इन्फेक्शियस इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, अ डिजीज
कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर बाय कॉन्टैक्ट, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होगी। जस्ट लाइक एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, हार्ट अटैक, ये भी तो प्रॉब्लम है ही है, बीमारी तो है ही है ये, ठीक। डायबिटीज, बट यहां पे एक क्वेश्चन डाउट हो सकता है कि डायबिटीज में 2 टाइप्स का डायबिटीज होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। उसमें से एक ट्रांसफर होता है लेकिन वो जेनेटिकल में आता है, अगर पेरेंट्स का है तो बच्चे को भी होगा, लेकिन एक उसमें से है जो ट्रांसफर नहीं होता। तो जो नहीं होता वहाँ पे उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्लियरिफाई नहीं कर रहा हूँ कि टाइप फर्स्ट है टाइप सेकंड, वो आप दूसरे चैप्टर में पढ़िएगा, बट यहाँ पे हम डायबिटीज़ को शो कर सकते हैं क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होती पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। क्लियर? अच्छा, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कैंसर, ये भी आपका कैसा है, नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन इन्फेक्शियस है। अगर हम कॉन्जेनाइटल की बात करें, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक। जेनेटिकल डिसऑर्डर की बात करें तो आपने पढ़ा है हीमोफीलिया, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, और भी बीमारियां हैं ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ये बीमारियां ट्रांसफ़र हो जाती हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। तो ये तो था इसका बेटा एक क्लासिफिकेशन है, डिजीज़ को किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हमें 1 बाय 1 एक एक करके सारी डिजीज़ें स्टडी करनी होंगी जो हमारे सिलेबस में है तो बहुत सी बीमारियां, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत कम दिया गया है, तो जितनी है बेटा वो तो हम स्टडी करेंगे, ठीक। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा जैसे भी है। आगे देखते हैं, कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं बेटा, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उस टर्म्स को समझते हैं डिजीज़ पढ़ने से पहले, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि जब हम पढ़ें तो हमें ये प्रॉब्लम ना सर इसका मतलब क्या होगा, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जैसे पैथोजन, ये नाम बार बार आएगा बेटा। पैथोजन मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी कॉज करता है उसे पैथोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, हटा दीजिए, अ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन, कॉल्ड पैथोजन। क्लियर? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो बीमारी कॉज करता है उसे हम पैथोजन बोलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक, हेलमेंट्स, प्रोटोजोवन, ये एग्जाम्पल है बेटा। और आपको पता है इन्हीं को हमें पढ़ना भी है। हमें 2 या 3 बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़नी है, 2 या 3 वायरल डिजीज़ पढ़नी है, एक आपको फंगल डिजीज़ पढ़नी है, रिंगवर्म, हेलमेंट से कॉज होने वाली बीमारी पढ़नी है, लाइक फाइलेरिया पढ़ना है, ठीक, प्रोटोजोवन से कॉज होने वाली बीमारी पढ़नी है। तो ये बेटा आपके पैथोजन के एग्जाम्पल्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते, जो हमें पढ़ना है, ठीक। अच्छा, दूसरी टर्म्स की बात करें हम, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड ये क्या होता है? ज़रा ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए आज आपकी बॉडी में एक कोई मान लीजिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मॉस्कीटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर करता है। आज 21 सितंबर है आज, तो आज अगर इंटर करता है और 24 को आपको फीवर होता है, 24 सितंबर को, इसका मतलब 21 को इंटर किया, 24 को फीवर हुआ, तो ये बीच का जो टाइम था जिस टाइम पे उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, तो द टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन
एंड सोज सिम्टम, जब वो इंटर किया था और जब सिम्टम पता चला, इसके बीच का जो टाइम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। अब किसी बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत फास्ट होता है, बहुत कम होता है, और किसी बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड 2 साल होता है। ये बीमारी पता ही नहीं चलती, बीमारी है भी या नहीं, 2 साल तक नहीं पता चलती। तो इसमें पर्सन क्या होता है, पूरी तरह से उसकी बॉडी को डैमेज कर दिया जाता है 2 साल में। अभी आपको जुकाम हो जाए, आप पता चला स्कूल आए, मॉर्निंग में आया, लंच तक आपको जुकाम हो गया, पहले नहीं था, इसका मतलब आपके फ्रेंड में किसी को जुकाम था। तो ये क्विक हुआ, मतलब तुरंत 2 घंटे 3 घंटे में पता चल गया, 1 दिन में पता चल गया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ घंटे का कुछ दिन का होगा, एड्स का कई साल का होता है। क्लियर ना? चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन and appearance of symptom, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक, ध्यान रखिएगा, एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 2 साल का होता है, 1 साल से 2 साल होता है। और अगर सबसे कम पूछा जाए कि इंक्यूबेशन पीरियड कम किसका होता है, तो आप कॉमन कोल्ड नाम ले सकते हो, जो आपको डेली समझ में आ जाएगा डेली लाइफ में। और भी कई बीमारियां हैं जो हमें पता चल, जैसे चेचक, आप किसी ऐसे पर्सन घर पहुंच जाइए जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ हो, केवल उसके कांटेक्ट में आ जाइए, देखिए आपको 1 घंटे के अंदर आपको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी इम्यून सिस्टम वीक है तो, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उससे फाइट करने में, फिर सिम्टम को शो करने में टाइम लगता है। लेकिन जुकाम के केस में क्या होता है, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम आपका वीक है, आपको स्नोफीलिया है, तो बहुत फास्टली आपको सिम्टम दिख जाएगा। ठीक, इसे बोलते हैं बेटा इंक्यूबेशन पीरियड। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, नेक्स्ट होगा सिम्टम और साइन, सिम्टम एंड साइन। ये क्या चीज़ है? देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जब अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे तो हमें 1 बाय 1 सारे टर्म्स बार बार रिपीट होंगे। सिम्टम और साइन क्या होता है? सिम्टम केवल ये बताता है प्रेजेंस ऑफ डिजीज, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ये बताता है केवल आपको बीमारी है। और साइन ये बताता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज। तो बेटा साइन ये बताता है कि बीमारी कौन सी है, और सिम्टम ये बताता है कि हम बीमार हैं। क्लियर है ना? समझ में आ गया? ठीक, तो सिम्टम और साइन में डिफरेंस हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स। कुछ और टर्म्स की बात करें तो एक आप पढ़ोगे एक्यूट डिजीज, एक होता है बेटा कॉरियोनिक डिजीज। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं। दोनों में से एक बीमारी है, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें सिम्टम बहुत जल्दी पता चलता है, और एक ऐसा है जिसमें सिम्टम बहुत लेट पता चलता है। तो अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि एक्यूट में जल्दी सिम्टम अपीयर होता है या कॉरियोनिक में। इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि एक्यूट डिजीज़ आपको जल्दी पता चलती है या फिर कॉरियोनिक। क्लियर? मैंने आपको हिंट दे दिया, आपको हिंट समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे जुकाम होगा तो मुझे बहुत जल्दी पता चलेगा, लेकिन अगर एड्स की कंडीशन है तो मुझे 2 साल लग जाएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। हो सकता है 1 साल में पता चले, 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल भी लग सकता है, तब जाके पता चलेगा, बट पता चलेगा श्योर है। तो इसमें से कौन सा किस कैटेगरी का है? एक्यूट में जल्दी सिम्टम अपीयर होते हैं या फिर कॉरियोनिक में? ये आपको सेलेक्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा बेटा, अपनी बुक से खोज के। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं।
आगे अब आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में जो डिजीज़ दी गई है, एक तो बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरस है, ठीक, इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं, पहले उन बीमारियों को सेलेक्ट आउट कर लेते हैं कौन कौन सी हैं जो हमें पढ़नी है, उसका पैथोजन क्या है, फिर वन बाय वन स्टडी करते हैं। ठीक, तो अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम, क्योंकि आप जब क्लास 12th में हो इस टाइम, जब एग्जामिनर आता है आपके सामने वाइवा लेने, तो एग्जामिनर क्या करता है, आपसे एक फ़ाइल मांगता है कि प्रैक्टिकल फ़ाइल दीजिए। ठीक, एक आपकी फ़ाइल होती है प्रोजेक्ट फ़ाइल, किस पे आपने सेलेक्ट किया था टॉपिक, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं डिजीज़ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो पूछता है कि कोई 5 बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम बताइए। अब 5 में से किसी बच्चे को 1 या 2 याद होती है, 5 याद ही नहीं हो पाती। वायरस का पूछ लिया उसने, 2 या 3 फंगल डिजीज़ के नाम पूछ लिया, अब वो याद ही नहीं आता उस टाइम पे। तो कम से कम पहले ये हम राइट कर लें कि नंबर ऑफ़ डिजीज़ कम से कम 5 बैक्टीरियल, 5 वायरल डिजीज़, ये तो हमें पता ही होनी चाहिए। फंगस में 1 या 2 पता हो चलेगा, हेलमेंट्स में कम से कम 3 या 4 पता होनी चाहिए, और प्रोटोजोन में भी कम से कम 3 और 4 हमें डिजीज़ के नेम पता होने चाहिए। ठीक, ये अदरवाइज है कि पैथोजन के नाम नहीं पता है चलेगा, बट मैं कोशिश करूंगा आपको वो भी रिटन राइट कराऊंगा उसको, कि उसको भी आप लिख लीजिए। तो चलिए पहले लिखते हैं डिजीज़ के नेम कौन कौन से मतलब हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा वायरल डिजीज़, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपको फंगल डिजीज़। ठीक, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपको प्रोटोजोवन। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें, फर्स्ट टाइफाइड, ये आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, अभी पढ़ेंगे हम आगे चल के टाइफाइड। दूसरी आपकी बीमारी बैक्टीरियल डिजीज़ में जो हमें पढ़नी है निमोनिया। ठीक, ये हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है बेटा, निमोनिया बैक्टीरिया से होती है। ठीक, थर्ड डायरिया, डायरिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, आपकी बुक में नाम इंक्लूड किया गया है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, बट ध्यान रखिएगा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में नहीं दिया गया, नेम दिया गया है कि डायरिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक, फोर्थ नंबर, अब आपके सिलेबस में नहीं, आपकी बुक में नहीं है, सिलेबस नहीं कह सकता क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है बेटा। तो अगर अब हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा टीबी, कॉलरा, टिटनेस। ठीक, ये हो गया। आपने बीमारी सुनी होगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्लास 10th में पढ़ा था, एसटीडी, उसमें आपने पढ़ा था गोनोरिया और सिफिल्स, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज थी, तो आप गोनोरिया और सिफिल्स भी लिख सकते हो, ये भी बैक्टीरियल ही हैं। ठीक, तो गोनोरिया, सिफिल्स हो गया ऑलरेडी, 7 मैंने लिख दिया है। और भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो हमें पढ़नी होती है। चलिए वायरस के कुछ नाम लिखते हैं जो हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट कॉमन कोल्ड, ठीक बेटा। सेकंड एड्स हमें पढ़ना है। थर्ड डेंगू, अगर कोई आपसे पूछे डेंगू किससे होता है तो वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया से नहीं होता, फंगस से नहीं होता, हेलमेंथ से नहीं होगा, प्रोटोजोन से नहीं होगा, वायरस से होता है डेंगू। फोर्थ, ये भी आपके सिलेबस में है बट इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, केवल आपको नाम बताया गया है। फोर्थ नंबर, एक नाम और लिखा है आपकी बुक में, चिकनगुनिया, ये भी बेटा वायरस से ही होता है। फिफ्थ स्मॉल पॉक्स। सिक्स चिकन पॉक्स भी होता है बट मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, स्वाइन फ्लू। सेवेंथ बर्ड फ्लू। और एक सबसे टॉप मोस्ट कोविड-19,
ये भी तो वायरस से ही होती है ना, कोरोना वायरस, तो ये तो चल ही रहा है, बट वो अदरवाइज एक हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए फंगल डिजीज़ की बात करें तो इसमें आता है बेटा रिंगवर्म। ठीक, रिंगवर्म बोलते हैं दाद को, इसके लिए एक ट्यूब आती है रिंग गार्ड, दांत की दवा आती है। तो रिंगवर्म एक स्पेशली डिजीज़ है जो ह्यूमन बॉडी में मतलब कॉज करती है ह्यूमन बॉडी में। अदरवाइज फंगस की ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ आपको मिलेगी प्लांट्स में, ठीक ना। प्लांट्स में जैसे आपको मिल जाएगी कई फंगल डिजीज़ होती है जो मिलती है, जैसे आपका पक्सीनिया ग्रैमिनिस से होता है वाइट रस्ट, गेहूं में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि फंगल डिजीज़ के नाम, तो आप ये कह सकते हो कि ये सर प्लांट्स के केस में ज़्यादा है, ह्यूमन के केस में एक स्पेशल है रिंगवर्म, दाद हो जाता है। ठीक, या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है फंगस से, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। अच्छा, प्रोटोजोन की हम बात करें तो आपके सिलेबस में जो है पहला मलेरिया, दूसरा अमीबियासिस, ये दो आपके सिलेबस में है बेटा। तीसरे की हम बात करें स्लीपिंग सिकनेस, चौथे की हम बात करें, ये आपने 10th में पढ़ा था, काला आजार, आई होप आपको याद आ गया होगा, ये बीमारी लाइस्मानिया से होती थी। ठीक, 5th पायरिया, ये बीमारी दांतों में होती है। ठीक, 6 नंबर पे आप लिख सकते हो गियार्डियासिस। तो ये सारी डिजीज़ है बेटा, एक बार आप फिर से देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ नाम, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल और प्रोटोजोअन। अभी मैं हेलमेंट्स को लिख दे रहा हूँ। बैक्टीरियल में फर्स्ट है टाइफाइड, सेकंड है निमोनिया, थर्ड है आपकी डायरिया, फोर्थ टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, 5th कॉलरा है, 6th टिटनस है, 7th गोनोरिया है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है 6 नंबर की। वायरल डिजीज़ की बात करें, कॉमन कोल्ड है, एड्स है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये 4 आप सिलेबस में इंक्लूड कर सकते हो, बट स्पेशली 2 सिलेबस में है, वो ये दोनों है, 1st एंड 2nd। 5th आपका स्मॉल पॉक्स है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू एंड कोविड-19 कोरोना वायरस से जो होता है। रिंगवर्म फंगल डिजीज़ है। प्रोटोजोअन की बात करें बेटा तो मलेरिया है, अमीबियासिस है, स्लीपिंग सिकनेस है, काला आजार है, पायरिया है और गियार्डियासिस है। तो ये डिजीज़ के नेम हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब 1 बाई 1 अभी हम पहले हेलमेंट्स के नाम लिख लें, फिर 1 बाई 1 हमें एक एक करके सारी डिजीज़ पढ़नी है। तो ये चैप्टर अगर 2 घंटे का वीडियो लेक्चर बने तो ख़त्म हो सकता है। ठीक, लेकिन हाँ केवल मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, रिटन नोट्स में नहीं कवर होगा, नोट्स आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा। अगर आप चाहते हैं नोट्स भी तो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बेटा फिर। ठीक, तो हेलमेंट्स देखते हैं ज़रा। Helminth's disease caused by Helminth's first एस्कैरियासिस, ये आपके सिलेबस में है बेटा। फाइलेरिया, ये आपके सिलेबस में है। ठीक, तो हेलमिंथ से होने वाली 2 बीमारियां हैं प्रॉपर, एक आपकी एस्कैरियासिस है, एक फाइलेरिया, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है। अगर और बीमारियों की बात करें तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, लीवर फ्लूक वर्म से बीमारी होती थी फैसलियोसिस, टीनिया से होता था टीनियासिस, ये भी तो हेलमिंथ ही हैं, प्लेटी हेलमिंथीज से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो ये 2 बीमारी हमें स्पेशली पढ़नी है, फाइलेरिया और एस्कैरियासिस, ये हमें हेलमिंथ के केस में पढ़ना है। तो अब हमें बेटा ये पढ़ना होगा, बैक्टीरियल डिजीज़ 1 बाई 1 करके पढ़ना होगा। मैं आपको एक डिजीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा कोशिश ये होगी कि आपकी डिजीज़ पोर्शन ख़त्म हो जाए, एक हमारा बचेगा कैंसर और एक पॉइंट बचेगा हमारा ड्रग्स, ये 2 चीज़ हमें पढ़नी होगी। ठीक,
कैंसर और ड्रग्स, और एक पार्ट बचेगा इम्यूनिटी। हमें इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। तो नियर अबाउट 3 और 4 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे ये चैप्टर कवर हो जाए। अभी के लिए हम एक बैक्टीरियल डिजीज़ के एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। मैं इसको बहुत सिंपली आपको समझा रहा हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ है, डिजीज़ नेम पहले मैं लिख ले रहा हूँ बेटा, आप फिर समझ के तब लिखिएगा। डिजीज़ नेम है टाइफाइड, ठीक। अगर मैं इसका पैथोजन की बात करूं तो देखो मैं ग्रामेटिकली नहीं लिख रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो कि टाइफाइड इज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया, तो डायरेक्ट मैं पैथोजन लिख रहा हूं। मैंने पैथोजन को एक्सप्लेन कर दिया था, पैथोजन क्या होता क्या है, जो डिजीज कॉज करता है। अच्छा, पैथोजन सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया है, ठीक। इसको रॉबर्ट कोच ने एक्सप्लेन किया था। पैथोजन हो गया। फिर ट्रांसमिशन, ये बीमारी कैसे ट्रांसफर होगी? बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्लियर। फिर अफेक्टेड ऑर्गन, यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो, ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर जो होगा थ्रू हाउस फ्लाई भी होता है, ठीक ना। हाउस फ्लाई क्या होता है, आप खाना खाने बैठे, कहीं से हाउस फ्लाई आपके आके चावल या रोटी पे आके बैठ गई, राइस या ब्रेड पे, और वो जो हाउस फ्लाई वो कहाँ से आई है, हो सकता है उसकी बॉडी पार्ट्स में बैक्टीरिया लगा हो, ठीक ना। तो ये हाउस फ्लाई के केसेस में भी देखा गया बीमारी ट्रांसफर होती, बट रिटर्न में आप लिखिएगा बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित भोजन एंड दूषित पानी, ठीक। अच्छा, अफेक्टेड ऑर्गन, अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो आपके बेटा इंटेस्टाइन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है ये, ठीक। अच्छा, सिम्टम की बात करें इसके, सिम्टम में हाई फीवर, फीवर इंक्रीज डे बाय डे, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया प्रॉपरली तुरंत तो आपका फीवर डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। और क्या सिम्टम्स होंगे? लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख का ना लगना, ठीक। वीकनेस, हेडेक, ऐसे करके आप कई सिम्टम्स लिख सकते हो, ठीक। अगर हम टाइफाइड को यहाँ जरा ग्राफ से शो करें तो आपको पता है इसका जो फीवर होता है बेटा कुछ इस तरह होता है कि सुबह फीवर कम होगा, रात को ज़्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट डे सुबह थोड़ा सा कम होगा, रात में और ज़्यादा, फिर नेक्स्ट डे सुबह थोड़ा सा कम होगा, फिर रात में और ज़्यादा, फाइनली फीवर ऐसे करके इंक्रीज करता है, ठीक ना। फीवर इसका डे बाय डे इंक्रीज करता रहता है। ये हो गया सिम्टम्स। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें, बचाव कैसे किया जाए, तो प्रिवेंशन में आप क्या, सिंपल सा है भाई, जब भी भोजन खाएं तो कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और जब आप फूड को गर्म कर देंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सिंपल सा है, बैक्टीरिया मर जाएगा। ये प्रिवेंशन है। जब भी पानी पिए तो कैसा हो, प्यूरिफाइड हो या फिर बॉयल हो। सबसे अच्छा पानी कौन सा होगा, बॉयल हो। आप पानी को गर्म करके बॉटल में पैक करके फ्रिज में रख दीजिए, उस पानी को पीजिए, खुले हुए पानी को मत पीजिए, आप टाइफाइड नहीं होगा। तो प्रिवेंशन में आप लिख सकते हो कुक्ड फूड एंड बॉयल्ड वाटर, जब भी आप खाना खाइए तो कुक्ड फूड एकदम ताज़ा बना हुआ हो या फिर बना पहले से रखा है तो गर्म करके खाइए, पानी जब भी पीजिए तो गर्म पीजिए। अच्छा, कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में क्या आएगा बेटा, बाय इसेंशियल ड्रग्स। तो इसके लिए जो ड्रग्स आती हैं, दवाएं आती हैं, ठीक, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन और कंट्रोल में फ़र्क होता है। प्रिवेंशन बीमारी से पहले किया जाता है और कंट्रोल बीमारी के बाद किया जाता है। इन दोनों में यही फ़र्क है। प्रिवेंशन आप बीमारी होने से पहले करोगे और कंट्रोल आप बीमारी के बाद करोगे। अब ये बाय मेडिसिन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, एक पॉइंट और भी छूट गया। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा बेटा,
आप कंट्रोल के पहले लिख सकते हो, मैंने कंट्रोल के बाद लिख रहा हूँ, लेकिन आप कंट्रोल के पहले लिखिएगा इन्वेस्टिगेशन। तो जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था वो तो रॉबर्ट कोच ने केवल इतना कहा था कि टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है, लेकिन सारी प्रोसेस आगे चल के किसी दूसरे ने खोजा था, इसे बोलते हैं वाइडाल टेस्ट। वाइडाल जो था साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे रखा गया। अगर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब फीवर है, बहुत वीकनेस है, कुछ खाने का मन नहीं करता, और डॉक्टर को डाउट हुआ तो वो दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगा, एक तो मलेरिया पे, एक पर टाइफाइड पे। अब डिपेंड करता है फीवर है कैसा, क्योंकि मलेरिया का केस होगा तो मलेरिया के केस में कुछ ऐसा होता है बेटा, फीवर सुबह कम होता है, रात में ज़्यादा होगा, फिर सुबह कम होगा, फिर रात में ज़्यादा हो जाएगा, फिर सुबह कम होगा, फिर रात में ज़्यादा। ये मलेरिया का ग्राफ बनता है। टाइफाइड के केस में कुछ ऐसा होता है। तो अगर डॉक्टर को सही डाउट हुआ कि हाँ इसे टाइफाइड होगा, तो वो पर्चे पे आपके लिखेगा वाइडाल टेस्ट, तो आपसे कहेगा जाके पैथोलॉजी में आप टेस्ट कराइए। तो आप ब्लड दोगे, कुछ घंटे बाद आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसमें आएगा वाइडाल टेस्ट में कि पॉजिटिव है, इसका मतलब टाइफाइड है, और नहीं है तो फिर वो हो सकता है फिर नेक्स्ट टेस्ट कराए कि आप पहले आप मलेरिया का टेस्ट कराइए। क्लियर? तो डॉक्टर कंफर्म कर लेता है कि किस चीज़ का टेस्ट कराना बेटर होगा, वो आपके सिम्टम्स खुद बता देते हैं। चलिए, इन्वेस्टिगेशन हो गई। एक इसका स्पेशल केस पूछा जाएगा। अब देखिए, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं आपसे प्रैक्टिकल में कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा होता है, ठीक, टाइफाइड का कॉज क्या है, टाइफाइड में बैक्टीरिया कौन से ऑर्गन पर अटैक करता है, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं और एग्जामिनर वाइवा के टाइम पे भी पूछ सकता है। इसका एक स्पेशल केस है मैरी मेलोन, एक लेडी का नाम है, ये पेशे से कुक है, इसे टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है, टाइफाइड मैरी, ठीक। तो टाइफाइड मैरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इस बीमारी का मतलब कह सकते हो डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, इस बीमारी को खोजा भी नहीं गया था, तो अमेरिका में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। उस टाइम किसी को नहीं पता था टाइफाइड क्या होता है। तो इस लेडी के गॉल ब्लैडर में ये अटैक किया था बैक्टीरिया। अब ये लेडी पेशे से कुक थी, लोगों के घर खाना बनाती थी। लोग क्या करते, खाना जाती थी बनाने, लोग ऑफिस चले जाते थे, बना के ये भी चली जाती थी। तो ये क्या करती, खाना बनाते समय खाना उसमें से खा भी लेती थी। तो भाई पर्सन नहीं है, पर्सन ऑफिस चला गया, आप बना के चली गई, ये कुछ खा भी लेती थी। तो जो जिस बर्तन में खाती थी यूटेंसिल में, उस बर्तन में बैक्टीरिया लग जाते थे क्योंकि ऑलरेडी इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। और जब वो मेंबर लौट के आता था, वो लोग खाते, उनको भी टाइफाइड। अब अमेरिका के सामने ये प्रॉब्लम आई कि टाइफाइड, ये बीमारी कहाँ से आई। अमेरिका इतना साफ सुथरा देश है, इतना पॉल्यूशन लेवल कम है, तो प्रॉब्लम आई कहाँ से, और इस बीमारी को किसी ने खोजा भी नहीं था। तब जब इसके ज़्यादा रिसर्च इस पर की गई, तब पता चला कि ये टाइफाइड बीमारी है जो इस बैक्टीरिया से होती है। इसका मतलब इस बीमारी का कहीं ना कहीं कोई सोर्स यहाँ पे है। तो इसकी बहुत तेज़ी से इंक्वायरी की गई। बाद में फाइनली पता चला इस लेडी के थ्रू ये बीमारी फैली है और मोर देन 100 पीपल्स की डेथ हो गई इस बीमारी से, क्योंकि इस बीमारी का कोई सॉल्यूशन नहीं था। जैसे आज के समय में कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं है, उसी तरह टाइफाइड का कोई वैक्सीन नहीं था उस टाइम पे। तो लोग मोर देन 100 पीपल इस बीमारी से मर गए। जब इस लेडी को पकड़ा पुलिस ने, तब इसका मेडिकल चेकअप पता चला कि इसका गॉल ब्लैडर पूरी तरह से सड़ चुका है, इसको टाइफाइड था। फाइनली इसको बचा तो नहीं पाए, लेकिन हाँ ये समझ में आ गया कि टाइफाइड एक बीमारी है जो इस बैक्टीरिया से होती है। फिर इसके लिए ट्रीटमेंट खोजा गया, तो ट्रीटमेंट जल्दी मिल गया। इसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई उसका नाम था टैब वैक्सीन। लेकिन ये वैक्सीन कब काम करेगी, बीमारी से पहले, ठीक। तो हम इस वैक्सीन को लगवाने के बाद 6 मंथ तक आपको टाइफाइड नहीं होगा, ये श्योरिटी है। इसका एक डोज होता है कि इतने टाइम तक आपको बीमारी नहीं होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा, मैं आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूँगा। आप चाहो तो ग्रामेटिकल लिख सकते हो, आप चाहो तो बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ नहीं? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बैक्टीरियल डिजीज़ के साथ, वायरल डिजीज़। नेक्स्ट में डिजीज़ पोर्शन कोर्सेज पूरी होगी, डिजीज़ पोर्शन कवर हो जाएगा। बचेगा आपका इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, एंड कैंसर और ड्रग्स। ये 3 टॉपिक है, 4 टॉपिक में भी लेक्चर आपको 3 और 4 लेक्चर में चैप्टर फिनिश सबका हो जाए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। कैसा था भैया?